हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट। ध्यान रखेंगे, यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में। हालांकि इसकी एग्ज़ाम की जो अभी आइडिया या अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2022 में होगा, परंतु ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2022 का जो पेपर होने वाला है ये भी होगा मर्ज किया जाएगा जून 2023 में। हालांकि एक ऐसा अनुमान लगाने का जो है बताया जाता है कि जून 2023 में दिसंबर 2022 का परीक्षा जो है मर्ज होगी, परंतु अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। तो आज की जो क्लास है हमारी ये एनटीए यूजीसी नेट और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी परीक्षा तिथि अगर हम बात करें 6 नवंबर 2022 को बताई जा रही है, उसी के संबंध में ये आज की क्लास है। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क के संबंध में, तो जिसकी फीस 5000 रखी गई है, आप लोगों को 5000 में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा इस 5000 में दिया जाएगा। चाहे आपका यूजीसी नेट 2.5 साल में या 3 साल में या 4 साल में परीक्षा लेती है 2 बार का, तो आप तब तक हमसे जुड़े रहेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो फीस आपको 5000 दी जाएगी वो आप देंगे 2 किस्तों में। एक आप 2500 का कर लीजिए, और सबसे मिनिमम जो आपका फीस होगी वो 1000 होगी, लेकिन नेक्स्ट जो किस्त बनेगी अगली किस्त में आपकी 4000 होगी। इसमें आपको एवरीडे आपको क्लास होगी और यूनिट के क्रम में आप लोगों से जो है यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा और मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको, और पीवाईक्यू यानी 2004 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं उनको व्याख्या सहित सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये एनटीए यूजीसी नेट के परिप्रेक्ष्य में है। और यदि आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस केवल 1999 रुपये रखी गई है, और इसमें भी आप लोगों को 7 यूनिट है, आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे तमिलनाडु की बात करो, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, एमपी की, लखनऊ की, सारे जितने भी स्टेट में हुए हैं मेडिकल सोशल वर्क के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के रूप में आप सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। एवरीडे आप सबकी क्लास जो होगी, टाइम जो रहेगा आप सबके लिए वो 8 to 9 PM रहेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारी ये क्लास है इस्माइल दुर्खिम के संबंध में। बहुत ही फेमस विद्वान है ये सोशल वर्क में, और यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इस्माइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत है, सामाजिक तथ्य पर बात करने वाले विद्वान है ये। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इन्होंने पवित्र और अपवित्र जैसे शब्दों पर भी जिक्र किया है। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में कि कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो पहले इस्माइल दुर्खिम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, विथ वर्ष के साथ पूछी जाती है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी एक पुस्तक है जो किताब आई थी 1893 में। दूसरी किताब एक थी इनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो किताब आई थी 1895 में, यानी 1895 में। तीसरी किताब आई थी द सुसाइड करके, और ये 1897 में आई थी। 1897 में द सुसाइड करके पुस्तक को जो है लिखा गया था इस्माइल दुर्खिम के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे चौथी किताब के बारे में, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ की बात करते हैं, 1912 यानी 1912 में आई थी। पांचवी किताब की बात अगर हम करें तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, यानी शिक्षा का समाजशास्त्र। ये किताब आई थी 1922 में, यानी 1922 में लाई गई थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी की किताब लिखा था इस्माइल दुर्खिम ने, और ये किताब आई थी 1924 में। मॉरल एजुकेशन की बात करें तो ये भी इस्माइल दुर्खिम की किताब है, ये भी किताब
1924 में लाई गई थी। बात करें द सोशलिज्म की बात, यह जो किताब है सन 1928 में लाई गई थी इस्माइल दुर्खिम के द्वारा। एक लास्ट किताब ये है आपकी किताब, अगर हम बात करें द इलुएंट ऑफ पेडागोजी इन फ्रांस की बात, और ये किताब जो आई 1938 में आई। ठीक है, तो ये कुछ 9 किताबें हैं, इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी किताबें, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें शुरुआत की 3 हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं, पूछे भी जा चुके हैं प्रश्न के रूप में आप लोगों के लिए। तो दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, दुर्खिम ने बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए आत्महत्या व्यक्ति और सापेक्षिक न होकर समाज सापेक्षिक होता है। आत्महत्या व्यक्ति एवं समाज की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यह स्टेटमेंट के रूप में अगर आए तो इस्माइल दुर्खिम का नाम आप लगाइएगा। बेसिकली दुर्खिम की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों ने भिन्न है। तो समस्या के कारण तक अपने को सीमित रखता है, बल्कि वह समाज, समूह, सामूहिकता की परत दर परत खोलता है। किसी एक सामान्य कारण पर अपने को केंद्रित नहीं करता है, जैसा कि अन्य सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। तो आत्महत्या संबंधी उनके विचार, उसकी प्रसिद्धि कृति आई आत्महत्या 1857 में। तो आत्महत्या जैसी ज्वलंत समस्या पर उसने समग्र रूप से समाज का अध्ययन किया। नाम है उनका इस्माइल दुर्खिम। बात करेंगे अगर हम लोग इस्माइल दुर्खिम के बारे में कि आत्महत्या का सिद्धांत, तो उन्होंने क्या क्या बोला है कि दुर्खिम आत्महत्या सिद्धांत जो है, दुर्खिम से पूर्व आत्महत्या को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना जाता था, लेकिन दुर्खिम ने अध्ययन के बाद इसे सामाजिक प्रघटना माना और इसका मूल कारण है सामाजिक तथ्य। इसलिए आत्महत्या व्यक्ति सापेक्षित न होकर समाज सापेक्षित होता है। तो आत्महत्या व्यक्ति एवं समाज की अंतःक्रिया का परिणाम भी होता है, जैसा कि आप सबको मैंने अभी बताया है। ठीक है, आत्महत्या का जो विवेचना की अगर हम बात करें इसके बारे में, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सबके लिए जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं हम सबसे, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सुसाइड लिखा और ये किताब आप जानते हैं कब आया, 1897 में आया। और आत्महत्या प्रस्तुत किया इन्होंने आत्महत्या एवं समाज के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित किया। और याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक आधार पर ना होकर समाजशास्त्रीय आधार पर था। फ्रांस के आत्महत्या के आंकड़ों के अध्ययन में उन्होंने पाया कि आत्महत्या व्यक्तिगत घटना ना होकर सामूहिक अंतःक्रिया का परिणाम है। यह एक सामाजिक तथ्य है जिस पर वाह्यता और बाध्यता एवं सामान्यता के नियम लागू होते हैं। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि सामाजिक दशाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो आत्महत्या की दर स्थिर जो है वो बनी रहेगी, वो आत्महत्या का दर स्थिरता जो है बनी रहेगी। बेसिकली ये सोशोलॉजी से संबंधित है, समाजशास्त्र से संबंधित है। इस्माइल दुर्खिम सोशल वर्क में ये फैक्ट के रूप में आता है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए ये इस्माइल दुर्खिम के परिपेक्ष में या उसके दृष्टिकोण में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक शब्द हमारे सामने आ रहा है यहाँ पे, आत्महत्या के टाइप यानी प्रकार, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं आत्महत्या के, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर पूछा था तो इस्माइल दुर्खिम ने अपने आत्महत्या का सिद्धांत में एकीकरण एवं नियमन के आधार पर 4 प्रकार आत्महत्या का बताया है। आप एक एक के बारे में आप समझ लीजिए। एक है अहमवादी आत्महत्या, जब समाज में सामाजिक एकीकरण या परस्पर निर्भरता की मात्रा में अत्यधिक कमी होने लगती है, तब व्यक्ति सामूहिक सहयोग न लेकर व्यक्तिगत प्रयास द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है और वह व्यक्तिवादी हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे असफलता मिलती है तो वह स्वयं को दोष युक्त मानने लगता है और इस विषम परिस्थिति में उसे अपने कोई नज़र नहीं आता है, उसे अपना जीवन भी अर्थहीन लगने लगता है और इस विषय परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या का प्रयास करता है।
उदाहरण के तौर पे अविवाहितों द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या। तो याद रखिएगा, यह आपका एक टाइप था। दूसरी बात करते हैं परमार्थवादी आत्महत्या के बारे में। परमार्थवादी आत्महत्या की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज में एकीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में मनुष्य अपने व्यक्तिगत पहचान को सामूहिक पहचान में विलीन कर लेता है, जिससे व्यक्ति सामूहिक अस्तित्व पर आने वाली सभी या किसी संकट को व्यक्तिगत संकट के रूप में स्वीकार करने लगता है। जैसे युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों द्वारा प्राणों को न्यौछावर कर देना। ठीक। बात करें थर्ड पॉइंट पर, प्रतिमानहीनता आत्महत्या की। ये एनटीए यूजीसी नेट में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ये किसका स्टेटमेंट है। तो आपको मैंने यहाँ पे 4 बता दिए हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि एग्ज़ाम में इसका नाम भी देखने को मिल जाता है। किसने दिया है? प्रतिमानहीनता आत्महत्या, ऐसे पूछ लेता है। इसका मतलब होता है कि जब समाज में नियमन की कमी होने लगती है, या यूँ कहें कि सामाजिक नियंत्रण में कमी आने लगती है, तो समाज तेजी से परिवर्तन का शिकार हो जाता है। इससे मूल्य शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि क्या करे क्या ना करे। इसकी स्वाभाविक परिणति आत्महत्या में होती है। जैसे अचानक आर्थिक संकट आ जाना, ये बेसिकली किस आत्महत्या को रिप्रेजेंट करता है? प्रतिमानहीनता आत्महत्या को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। एक लास्ट इसमें बताया गया है, इस्माइल दुर्खिम ने बताया आत्महत्या का, भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज में नियमन बहुत अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति इसका शिकार होता है उसे कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आता है, और यह स्थिति व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। उदाहरण के तौर पर दासों द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या, या बांझ औरत द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या, ये किसका टाइप माना जाता है? भाग्यवादी आत्महत्या का नाम दिया जाता है। वहीं हम बात करें दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत के बारे में, तो दुर्खिम का धर्म का जो सिद्धांत, वो धर्म सामूहिक प्रघटना का परिणाम, टोटमवाद, पवित्र एवं अपवित्र की धारणा, अरुंटा इस संसार की सबसे आदिम जनजाति, और टोटमवाद की धर्म की प्रारंभिक स्वरूप, इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इस्माइल दुर्खिम का स्टेटमेंट है। दुर्खिम ने धर्म के सिद्धांत में धर्म की उत्पत्ति का कारण जानना चाहते थे। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि धर्म सामूहिक प्रघटना का परिणाम है, और समाज के लोगों द्वारा कुछ वस्तुओं को पवित्र माना जाता है, और इसे उन्होंने टोटम कहा। और ये वस्तुएं सामूहिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान शब्द किसने दिया है? तो इस्माइल दुर्खिम ने दिया है। एक व्यक्ति सामूहिक शक्ति की उपेक्षा नहीं कर पाता, और इसी टोटम के प्रति लोगों में भी भय और रहस्यमय मनोभाव होता है। इसी से धर्म की नींव पड़ती है। वास्तव में दुर्खिम का जो उद्देश्य धर्म का विश्लेषण करना नहीं, बल्कि धर्म की उत्पत्ति के सामूहिक कारणों की खोज करना था। साथ ही वे धर्म के समाज पर प्रभाव का अध्ययन भी करना चाहते थे। धर्म की उत्पत्ति का कारण इन्होंने बताया है। दुर्खिम की पुस्तक में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में धर्म की उत्पत्ति को सामूहिक प्रघटना का प्रतिफल मानते हैं, और उनके अनुसार धर्म एक मिथक है, लेकिन इसके अनुपालनकर्ता इसे वास्तविक मानते हैं। इसलिए यह एक सामाजिक तथ्य हो जाता है, और प्रत्येक सामाजिक तथ्य का कोई वास्तविक आधार होता है। धर्म का वह आधार दुर्खिम के अनुसार स्वयं समाज है। इसी क्रम में दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों जैसे आत्मवाद, मानववाद, प्रकृतिवाद आदि सिद्धांतों की आलोचना इसी आधार पर करते हैं कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक कारकों का ही योगदान है ना। याद रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति के कारणों को खोजने के प्रयास में दुर्खिम ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हैं, जो सभ्यता के प्रारंभिक चरण में थी। उन्होंने टोटमवाद को प्रारंभिक स्वरूप के रूप में पाया है, टोटमवाद को, जहाँ पे पवित्र और अपवित्र जैसे शब्दों को भी रिप्रेजेंट करता है।
टोटम में अगर हम बात करें, टोटम जनजाति सोच एवं विचारों की ऐसी व्यवस्था है जो गोत्र की अमूर्त अभिव्यक्ति है। टोटम सांसारिक वस्तु होता है, यह नदी, पेड़, जानवर कुछ भी हो सकता है। इसे पवित्र समझा जाता है। यह एक प्रतीक होता है। इसी के आधार पर एक जनजाति दूसरी जनजाति से अलग पहचान रखती है। बात करें पवित्र और अपवित्र की धारणा के बारे में, तो दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र के अपने प्रसिद्ध विभाजन के आधार पर धर्म के स्वरूप का विश्लेषण किया और उनके अनुसार सांसारिक जीवन की समस्त वस्तुओं को दो भागों में बांटने की प्रवृत्ति दी, एक पवित्र, दूसरा अपवित्र। पवित्र का संबंध बताया गया सामूहिक जीवन से, जो अपने किसी गुण विशेष के कारण नहीं बल्कि समाज के लोगों द्वारा मानने से पवित्र कहलाती है। पवित्र वस्तुएं पृथक रखी जाती हैं एवं सामान्य अवसरों पर निषिद्ध मणि मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें टोटम का महत्व सामूहिक अवसरों पर ज्ञात होता है, जब व्यक्ति को नातिक समूह शक्ति यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टोटम के सामने अपनी व्यक्तिगत शक्ति गौण एवं हीन मालूम पड़ती है, तो यही कारण है कि व्यक्ति टोटम की उपेक्षा नहीं कर पाता है। तो टोटम के प्रति जो भय और रहस्य उत्पन्न होता है, उसी के आधार पर पवित्रता की भावना पनपती है। यहीं से धर्म की नींव पड़ती है। इसीलिए दुर्खिम ने कहा कि सभी धर्मों का आरंभिक स्वरूप टोटम ही रहा होगा। अपवित्र क्या होता है? अपवित्र की व्याख्या में दुर्खिम कहते हैं कि अपवित्र वस्तुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण उपयोगितावादी होता है और यह समाज की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समाज अपने सदस्यों को इन वस्तुओं के प्रति स्वतंत्र विचार और व्यवहार की स्वीकृति देता है। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ उपयुक्तवादी की बात हो रही है, जहाँ समाज में सामूहिक प्रतिनिधान की बात नहीं होती। सामूहिक प्रतिनिधान बेसिकली प्रवृत्ति जैसी प्रतिक्रिया शब्दों में आता है, और सामूहिकता प्रतिनिधित्व की जो होता है वह आपका अपवित्र जैसे शब्दों पर आता है। उपर्युक्त के आधार पर दुर्खिम ने इस पर निष्कर्ष निकालते हुए पहुंचा कि चूंकि अरुंटा एक आदिम जनजाति है एवं अपने विकास के प्राथमिक अवस्था में है, इसलिए टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। आलोचनात्मक मूल्यांकन भी है कुछ यहाँ पे। इसकी आलोचना में गोल्डन वाइजर कहते हैं कि कई ऐसे समाज हैं जिनमें टोटम और धर्म ना होकर अलग अलग हैं। वाल्टन मेयर ने इसी को आलोचना करते हुए कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अरुंटा ही इस संसार की सबसे आदिम जनजाति है। दूसरा, अन्य आदिम जनजाति में जो धर्म का स्वरूप है वह धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभ क्यों नहीं है। तीसरी बात, दुर्खिम के विचार सरल समाजों के संबंध में प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक समाज के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। वहीं इसकी चौथी अगर आलोचना हुई, इसलिए कहा जाता है, इसकी आलोचना में की गई कि धर्म का अर्थ पूजा करना नहीं होता। कुछ कमियों के बावजूद दुर्खिम का धर्म संबंधित विचार धर्म के रहस्यात्मक आवरण को हटाया है और इसे लौकिक यथार्थ के रूप में चित्रित किया है। ठीक है। दुर्खिम का समाजीकरण का भी सिद्धांत था। दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खिम ने कभी प्रत्यक्ष रूप से स्व के विकास के लिए समाजीकरण की चर्चा नहीं की है, लेकिन सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए समाज की भूमिका को रेखांकित किया है। मार्क्स की तरह दुर्खिम भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते थे, बल्कि समूह की सत्ता को ही केंद्रीय महत्व देते थे। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान के आधार पर समाजीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो इन्होंने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधान का जो अर्थ है वे सभी विचार, मूल्य, स्वभाव, व्यवहार का तरीका है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा या सदस्यों का साझा होता है। व्यक्ति जब समूह के व्यवहार को ग्रहण कर लेता है तो समाजीकृत हो जाता है। सामूहिकता अर्थात सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति की सोच एवं चेतना को पूर्णता निर्धारित करता है। सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक या व्यक्ति पर या समाज तत्व के रूप में कार्य करती है।
सामूहिक प्रतिनिधान द्वारा व्यक्त होने वाला सामूहिक चेतना के सामने व्यक्तिगत चेतना गौण होती है। इसलिए नैतिक दबाव व्यक्ति पर नैतिक दबाव द्वारा समूह के अनुसार व्यवहार करने का बाध्य होता है। दुर्खिम व्यक्ति एवं समाज के संबंध में व्याख्या में समाज द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण की बात करते हैं और वे समाजीकरण का एक तरफा प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित भी करते हैं। वे अपना विचार इस बात पर केंद्रित करते हैं कि कैसे समाज व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित करने के लिए ढालता है, जिसका आधार सामूहिक प्रतिनिधान होता है। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति की विरासत ना होकर समूह की विरासत होती है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। वो बेसिकली दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत रिप्रेजेंट होता है। वही बात करें, इस तरह समाजीकरण की प्रक्रिया में दुर्खिम ने व्यक्ति की भूमिका को नज़रअंदाज किया और समाज को ही महत्व दिया। तो समाज को महत्व किसने दिया? दुर्खिम ने दिया। और दुर्खिम की अतिवादी विश्लेषण के कारण, कौन सा विश्लेषण किया? अतिवादी विश्लेषण के कारण उनके विचार को समाजशास्त्रवाद और समूहवाद भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो थे वो इस्माइल दुर्खिम के संबंध में थे। इस्माइल दुर्खिम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और इनके बारे में आप सभी लोगों को ध्यान भी रखना होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर।